नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 12वीं की जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, उससे हम करेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस बार सेट 3 के एग्जाम में भी आ रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा पाठ। इस चैप्टर से कुल 3 प्रश्न बनते हैं और वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। इन 3 प्रश्नों में से ही आपके सारे उत्तर आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न बनेगा, रेडियो नाटक की विशेषताएं बताओ कि जो रेडियो नाटक है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसके बारे में हम बताएंगे। जो रेडियो नाटक है ये किसके लिए बना है, जब से ये रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाता है, एक श्रव्य माध्यम है, तो ये विशेषताएं तो इसकी कुछ अलग होंगी। बाकी नाटक जैसे रंगमंचीय नाटक है या हम पटकथा पर सीरियल्स देखते हैं, वो नाटक अलग होते हैं, वो उनको हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन जो रेडियो नाटक है इसका प्रसारण किया जाता है, इसको हम सिर्फ सुनते हैं, तो इसलिए इसके अनेक विशेषताएं हैं, उनको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। तो आइए हम पहला प्रश्न करते हैं, रेडियो नाटक की विशेषताएं बताओ। इसका शुरुआत में हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका परिचय देंगे। रेडियो द्वारा प्रसारण किए जाने के लिए लिखे गए नाटक को हम रेडियो नाटक कहते हैं। केवल श्रव्य होने के कारण, श्रव्य मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, केवल श्रव्य होने के कारण इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। तो अब रेडियो नाटक की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो रेडियो नाटक में संकलन त्रय के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। संकलन त्रय मतलब मंचन। जिस प्रकार हम रंगमंच पे नाटक अभिनीत करते हैं, तो उसके हमें मंचन की विशेष वो ध्यान देना पड़ता है। किस प्रकार के पात्रों की वेशभूषा होगी, कैसे वो अभिनय करेंगे, किस प्रकार दृश्य दिखाया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो रेडियो नाटक है ये श्रव्य नाटक है, तो इसमें संकलन त्रय के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसमें प्रभावों का विशेष महत्व होता है। प्रभाव मतलब जैसे कि ध्वनि प्रभाव है इसका, इसमें ध्वनि का विशेष महत्व होता है, संगीत का विशेष महत्व होता है। उसी के द्वारा नाटक का जो दृश्य है उसका वर्णन बताया जाता है, भी कौन सा दृश्य चल रहा है। तो यहाँ पर ध्वनि के जो प्रभाव है उसका ज़्यादा विशेष महत्व होता है। दूसरी इसकी है, रेडियो नाटक के जो पात्र हैं उनके मन की गहराई में उतरना बहुत ही आसान है, क्योंकि अभिनीत रंगमंचीय जो नाटक है उनको हम समझते हैं उनके अभिनय के द्वारा, लेकिन रेडियो नाटक के जो पात्र हैं उनकी मन की गहराई में उतरना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो हमें इस तरीके से वो बताते हैं कि हमें जो पात्र है उसके मन के भाव का भी पता लग जाता है। तीसरी इसकी विशेषता होगी, रेडियो नाटक में संगीत, ध्वनि प्रभाव, ये शांति के द्वारा दृश्य को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो रंगमंचीय नाटक होता है उनके तो दृश्य परिवर्तन का एक अलग ही होता है, लेकिन इसमें जब रेडियो नाटक हम देख रहे हैं तो इसमें भी दृश्य परिवर्तन तो हम करेंगे। तो दृश्य परिवर्तन हम संगीत के द्वारा, ये ध्वनि के प्रभाव के द्वारा करते हैं। ये बहुत ही शांति के साथ भी उसको हम दृश्य को परिवर्तित कर सकते हैं, और इस कार्य में समय भी बहुत ही कम लगता है। अगली इसकी विशेषता होगी, इसमें यानी कि रेडियो नाटक में सभी प्रकार के दृश्य उपस्थित किए जा सकते हैं। कोई भी दृश्य हो, वो ध्वनि के प्रभाव के द्वारा दृश्य उपस्थित किए जा सकते हैं। जैसे समुद्र की लहरें हैं, तो पानी की लहरों की आवाज आएगी तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि समुद्र के किनारे का दृश्य है। बाजार का जो शोर शराबा होगा वो अगर उपस्थित, उसके द्वारा बाजार का दृश्य हो जाएगा। कारखाने में जो काम करते मजदूर है, मशीनों के चलने की आवाज़ का, जो कारखानों में अनेक प्रकार की मशीनें होती है, उनकी आवाज़ से हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये दृश्य है, ये कारखाने का है। तो दृश्य, किसी भी स्थान का दृश्य प्रस्तुत करना रेडियो नाटक में बहुत ही आसान है।
अगली इसकी विशेषता होगी, रंगमंच पर अस्वाभाविक लगने वाले पात्र रेडियो नाटक में स्वाभाविक प्राणी बन जाते हैं। भाव और विचार भी मानव शरीर धारण कर लेते हैं, क्योंकि जो रेडियो नाटक में जो भावनाएं हैं, जो पात्रों के मन के भाव हैं, वो भी इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं कि हमें लगता है कि वो भी वास्तव में कोई एक पात्र ही है, मानव का ही उसने शरीर धारण कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी एक और विशेषता, जो रंगमंच का अस्वाभाविक कथन माइक्रोफोन का स्पर्श पाकर रेडियो नाटक में स्वाभाविक बन जाता है। अभी जैसे रंगमंच पर कोई नाटक हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर किसी कलाकार के मन के जो भाव है, जो वो अपने मन में सोच रहा है, जिसको हम स्वगत कथन कहते हैं, उसको एक अलग तरीके से दिखाया जाता है, जो हमें बड़ा अलग सा लगता है, इतना स्वाभाविक सा नहीं लगता। लेकिन वही बात अगर हम रेडियो नाटक में देखें, तो जो रेडियो नाटक के पात्र हैं, उनके जो मन की बातें हैं, वो माइक्रोफोन के प्रभाव से वो प्रस्तुत किया जाता है, तो हमें बड़ा ही वो सहज महसूस होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता कि रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। ये नाटक क्योंकि एक श्रव्य नाटक होता है, दर्शक रेडियो नाटक सुनते वक्त कहीं जा भी रहा है, कहीं आ रहा है, रेडियो चल रहा है और वो कुछ कर भी रहा है, तो उसके मन की एकाग्रता ज़्यादा समय तक नहीं ठहरती, उसका ध्यान भटक सकता है। इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सिर्फ 15 से 30 मिनट तक की ही होती है। और अंतिम इसकी विशेषता हम बताएंगे कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है, अधिक पात्र नहीं होते। कारण क्योंकि रेडियो नाटक एक श्रव्य नाटक है और हम जो श्रोता हैं वो पात्रों को उनकी आवाज से ही पहचानते हैं। अगर बहुत सारे पात्र हो जाएंगे तो हम पात्रों को पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा पात्र बात कर रहा है, क्योंकि हर बात में तो पात्र का नाम नहीं लिया जाएगा कि नाम लेकर बात करेंगे, क्योंकि नाम लेकर बात करें तो हमें पता लग जाएगा ये कौन सा पात्र बात कर रहा है, कौन सा कलाकार बात कर रहा है। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम ही रखी जाती है। इसमें 3 या 4 पात्रों का जो नाटक होता है वही एक आदर्श नाटक के रूप में माना जाता है, ज़्यादा पात्र नहीं होने चाहिए। तो ये तो थी रेडियो नाटक की विशेषताएं। रेडियो नाटक क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपको बोर्ड की परीक्षा में भी आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग आता है परीक्षाओं में। तो ये इस कैसे बनता है रेडियो नाटक जो हमारा पाठ है उसका एक प्रश्न हो गया। इसी के साथ मैंने इसका अगला प्रश्न बनाया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न होगा हमारा, रेडियो नाटक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हम वैसे और रंगमंचीय नाटक लिखते हैं, उन पर भी कई हमारे प्रश्न होते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि वो नाटक अच्छा बने, उस नाटक का प्रभाव अच्छा हो। वही बात यहाँ पर है कि रेडियो नाटक लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो नाटक प्रभावी हो, श्रोता उसको पसंद करे। तो सीधी सी बात है, पहले हम बताएंगे रेडियो नाटक के बारे में कि जो रेडियो नाटक संवाद और ध्वनि प्रभावों पर आधारित होता है। इसलिए रेडियो नाटक लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली तो बात है इसमें कि जो रेडियो नाटक है केवल एक घटना पर आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरे नाटक है, रंगमंचीय नाटक है, उसमें तो एक घटना लंबे समय तक चलती जा रही है, जैसे कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो वो काफी देर तक चलती रहती है। लेकिन रेडियो नाटक पर वो एक ही घटना ज्यादा लंबी देर तक नहीं चलनी चाहिए। इससे हमारे जो श्रोता हैं वो ऊब जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें संवाद अधिक होने चाहिए, संवाद, डायलॉग्स, क्योंकि घटनाएं तो केवल ध्वनि के प्रभाव से दिखाई जाएंगी। मुख्य जो नाटक को गति मिलेगी वो संवादों के द्वारा मिलेगी। इसलिए संवाद अधिक होने चाहिए और घटनाएं भी एक से अधिक होनी चाहिए। केवल एक घटना पर ही नाटक नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है रेडियो नाटक की अवधि, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ विशेषताओं में कि जो रेडियो नाटक है ये एक श्रव्य नाटक है। इसको जो श्रोता है वो सिर्फ रेडियो पर ही नहीं, उसका कहीं और भी ध्यान होता है, तो इसलिए इसकी अवधि ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका हम जो रेडियो नाटक लिखेंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे
कि रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। यदि अवधि लंबी होगी तो श्रोता की एकाग्रता भंग होगी, यानी कि वो ध्यान से उस नाटक पर पूरा ध्यान उस पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो साथ साथ कहीं जा भी सकता है। गाड़ी में चलो, मान लो एफएम चल रहा है, नाटक सुन रहा है और गाड़ी भी चला रहा है, तो गाड़ी चलाते चलाते पूरा ध्यान उसका नाटक पर नहीं हो सकता, उसका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट ही होनी चाहिए। ये तो थी हमारी दूसरी बात। पहली बात कि ज़्यादा लंबी किसी एक ही घटना पर नहीं होना चाहिए, संवाद ज़्यादा होने चाहिए और घटनाएं भी एक से अधिक होनी चाहिए। और दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नाटक है वो उसकी अवधि ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, केवल 15 से 30 मिनट के ही इसकी अवधि होनी चाहिए। और इसके अगली जो बात का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो नाटक है इसमें पात्रों की संख्या, विशेषता में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए। यदि पात्र अधिक होंगे तो श्रोताओं को पात्रों को याद रखना कठिन होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि केवल आवाज से ही हम सभी पात्रों को याद नहीं कर सकते कि ये कौन सा पात्र बोल रहा है। श्रोता केवल आवाज के माध्यम से ही पात्रों को याद रखते हैं। अतः 3 या 4 पात्रों का ही नाटक होना चाहिए, क्योंकि 3-4 पात्रों का नाटक ही आदर्श नाटक माना जाता है श्रव्य नाटक की। रंगमंचीय नाटक में तो कितने भी हम पात्र रख सकते हैं, क्योंकि उनको हम देख रहे हैं, हम उनकी वेशभूषा से, उनके चेहरे से हम उनको तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वो पात्र है। लेकिन रेडियो नाटक में तो सिर्फ आवाज ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक पात्र को पहचान पाते हैं। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। तो ये तो हमारा दूसरा प्रश्न हो गया जो इस पाठ का था, कैसे बनता है रेडियो नाटक। और इसी पाठ का मैंने एक और प्रश्न बनाया जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के लिए भी और सेट परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, रेडियो नाटक के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिए। रेडियो नाटक के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताइए। तो ये प्रश्न आपको इस रूप में आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे, शुरुआत में तो रेडियो नाटक ध्वनि पर आधारित होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ सुन सकते हैं। इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। और रेडियो नाटक के जो मुख्य तत्व हैं वो 3 होते हैं, सिर्फ 3 तत्व होते हैं जो रेडियो नाटक के मुख्य आधार माने जाते हैं, जिनके आधार पर रेडियो नाटक का निर्माण किया जाता है। उसकी सफलता भी उसी पर निर्भर करती है कि उन तत्वों का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। सबसे पहले मैं बताऊंगी मुख्य तत्व है भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत। क्योंकि रेडियो नाटक श्रव्य नाटक है तो ये ही 3 मुख्य तत्व हैं। आप इन्हीं का ध्यान रखेंगे। भाषा से ही उसके संवाद, डायलॉग जो बनेंगे वो भाषा पर ही निर्भर करते हैं कि किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई है। ध्वनि प्रभाव से दृश्य उपस्थित किए जाते हैं कि किस प्रकार के दृश्य उसमें हैं। और संगीत के द्वारा पात्रों के मन के भाव, मन की खुशी या मन का दुख, इस तरह की बातों का हमें पता लगता है, किस तरह दृश्य परिवर्तन हो रहा है, ये सब हमें इनसे ही पता लगता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तत्व 1 की भाषा। भाषा रेडियो का मूल आधार है। भाषा ही पर निर्भर करता है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक में भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेडियो के श्रोतागण होते हैं वो सभी प्रकार के हैं। बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। सभी लोग रेडियो सुनते हैं, तो भाषा का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से सभी को समझ में आ जाए। संवादों से ही पात्रों की जानकारी मिलती है कि जो संवाद बोल रहा है पात्र, उससे हमें पात्र का अंदाजा लग जाता है कि ये पात्र जो बात कर रहा है वो कौन है, कैसा है। पात्रों की भाषा से ही हमें पता चलता है कि पात्र शहरी है या ग्रामीण। अगर शहरी पात्र है तो उसकी भाषा शहरी होगी, अगर ग्रामीण पात्र तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, रेडियो नाटक में संवाद छोटे होने चाहिए, ज्यादा लंबे लंबे संवादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मुख्य तत्व हो गया हमारा नंबर 1 भाषा।
जो रेडियो नाटक की सफलता जिस पर आश्रित होती है। और दूसरा मुख्य तत्व है हमारा ध्वनि प्रभाव। ध्वनि प्रभाव से ही जो रेडियो का दृश्य बदल रहा है, ये सारे उसी के आधार पर होते हैं। रेडियो नाटक में ध्वनि के प्रभाव से ही पता चलता है कि दृश्य कहाँ का है। मैंने आपको विशेषता में समझाया था कि समुद्र के किनारे है तो पानी की आवाज आएगी, समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, वो ध्वनि का प्रभाव हुआ ना। कारखाने का है तो मशीनों के चलने की आवाज आएगी, रेलवे स्टेशन का है तो रेलगाड़ी की आवाज आएगी। तो ध्वनि प्रभाव के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो उदाहरण के लिए ध्वनि के प्रभाव से रेल, तूफान, वर्षा, बादल, कारखाना आदि इन सब का दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है। कि मैंने अभी आपको समझाया, ध्वनि के द्वारा ही सारे दृश्य जो है इस नाटक में वो उपस्थित किए जा सकते हैं कि ये दृश्य कहाँ का है। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण जो तत्व है रेडियो नाटक का, वो है संगीत। संगीत का प्रयोग पात्रों के कार्यों के लिए पृष्ठभूमि तथा वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसी से हमारा संगीत से ही पता लगता है कि पात्र क्या कार्य कर रहे हैं, पृष्ठभूमि कैसी है, किस तरह की है, ये वातावरण किस प्रकार का है, वो संगीत से ही हमें पता चलता है। संगीत के द्वारा ही पात्रों के मनोभाव का पता चलता है। मान लो कोई पात्र बहुत खुशी खुशी आ रहा है तो एक खुशी का संगीत होगा, जिससे हमें आभास हो जाएगा कि पात्र बहुत खुश है। अगर पात्र के मन में कोई शोक है, कोई दुख है, तो वो अलग संगीत होगा, उससे हमें तुरंत पता लग जाएगा कि पात्र दुखी है। दृश्य परिवर्तन व देश काल का परिचय भी हमें संगीत से ही मिलता है। संगीत के प्रयोग से ही रेडियो नाटक सजीव एवं प्रभावशाली बन जाता है। तो ये प्रश्न हुआ हमारा तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण। रेडियो के नाटक के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिए या वर्णन कीजिए। ये हमारे इस पाठ के 3 प्रश्न बनते हैं। इसी में से अलग अलग भी ले सकते हैं कि रेडियो नाटक की भाषा के बारे में बताइए, रेडियो नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो बात तो वही बतानी ना आपको, भाषा के बारे में कैसी होनी चाहिए, तो उसको एक अलग प्रश्न का रूप हम दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो 12वीं कक्षा का कैसे बनता है रेडियो नाटक, उसके मैंने ये आपके 3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण बताए हैं, इसी में पूरा पाठ आपका आ जाता है। तो आशा करती हूँ अब आपको रेडियो नाटक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार रेडियो नाटक का निर्माण किया जाता है, क्या रेडियो नाटक की विशेषताएं होती हैं और रेडियो नाटक लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके मुख्य तत्व क्या है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।